हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ 100,000 ईयर्स ऑफ शी रिफाइनिंग के एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर यिनची एंसेस्टर जू के सारे डिसाइपल्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में एंसेस्टर जू वहाँ पर आ जाते हैं और अपने सारे डिसाइपल्स को बचा लेते हैं। और इसके साथ साथ एंसेस्टर जू वहाँ पर सेकंड मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और ये देखकर तो मास्टर लिंची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब एंसेस्टर जू एक खतरनाक अटैक के साथ पूरे सेकंड मेरिडियन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे सबसे पहले उसकी 36 डोमेन डिस्ट्रॉय होती है। और इसके साथ ही हमारी न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है। और एपिसोड के स्टार्ट में हम मास्टर लिंची के मेंशन की तरफ देखते हैं। हमें मास्टर यिनची के मेंशन के आउटर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था एंसेस्टर जू के अटैक से। ये देखकर तो मास्टर यिनची गुस्से से पागल ही हो जाता है, क्योंकि इसको बनाने में उसे हजारों साल लग गए थे। अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने मेंशन को वहां पर गिरने से बचाने लगता है, लेकिन उसकी किसी भी पावर का यूज करना उसके लिए हेल्पफुल साबित नहीं हो रहा था। अब काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कर पाता है तो गुस्से से लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, आओ और आकर मेरी हेल्प करो, या फिर तुम अगले मंथ की अपनी मंथली सैलरी और वेजेस को कटवाना चाहती हो। इस पर लिन कहती है कि आप वो पहले ही काट चुके हैं, जिस पर मास्टर लिंची कहता है कि क्या मतलब, मैं तुम्हारे अगले मंथ के वेजेस की बात कर रहा हूँ। जिस पर लिन गुस्से से कहती है कि मैं भी अगले मंथ की ही बात कर रही हूँ मास्टर, आप वो पहले ही कट कर चुके हैं। अब वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि आप चाहते क्या हैं, मैं दिन रात आपके लिए काम करती हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ और आप मुझसे इतने ज्यादा काम करवाते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिलता है। मैं हमेशा आपको खुश करने में लगी रहती हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं और 2 महीने से तो मुझे मेरे वेजेस और रिलैक्सर्स भी नहीं मिले हैं। अब मुझे मजीद ये जॉब नहीं करनी है। और वो अपने हाथ में पकड़े हुए स्क्रॉल्स को नीचे जमीन पर फेंक देती है। और ये सुनकर तो मास्टर यिनची शॉक ही हो जाता है। अब मास्टर यिनची को लिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक वो लिन के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंजर्ड भी हो जाती है और हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे जाकर गिरती, निंग आकर उसको पकड़ लेती है। अब ये देखकर बर्नी क्रो यिनची का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये इसका फेस देखो, अभी तक तो सेकंड मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है और इसके चेहरे के रंग तो अभी से उड़ गए हैं। बर्नी क्रो कहता है कि इसके तो अपने लोग ही इसको छोड़कर जा रहे हैं। और ये बात सुनकर यिनची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है उसको मैं बहुत भयानक मौत देने वाला हूँ। बर्नी क्रो कहता है कि तुम्हारी तो स्पेशल पावर भी बहुत ज्यादा वीक है, तुम तो हमारा मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हो। मास्टर यिनची कहता है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हें गॉड पनिशमेंट दूं। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर मास्टर यिनची हंसते हुए कहता है कि तुम्हें एक बात बताता हूँ, गॉड पनिशमेंट फीस्ट एक ऐसी गेम है जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी। इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत सारा ओरा क्रिएट करता है और हमें हर तरफ बहुत ही ज्यादा रेड कलर का ओरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम ब्लैक कलर का ओरा भी देखते हैं। फिर मास्टर यिनची को देखते हैं जो कि ऊपर हवा में चला जाता है और कहता है कि सारे मोर्टल्स और डीमन की पावर मेरे पास है, मैं उनको इकट्ठा करने वाला हूँ और उनकी पावर को मिलाने के बाद तुम मेरा कभी भी सामना नहीं कर पाओगे। और हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो चुपचाप उसकी सारी हरकतों को देख रहा था। मास्टर यिनची वहाँ पर इमोर्टल समनिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और हम देखते हैं कि पूरा आसमान रेड हो जाता है, क्योंकि हर तरफ वो रेड कलर का ओरा फैल चुका था। मास्टर शिनजी ने हर जगह की पावर को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया था। जब थर्ड मेरिडियन में हम होली सेंगफेंग को देखते हैं, जो कि भागते हुए आगे बढ़ रहा था और अपनी टीचर को बचाने के लिए वो जाना चाहता था और कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और वो सेकंड मेरिडियन में पहुँचना चाहता था। वो बार बार ये दुआ कर रहा था कि उसकी मास्टर बिल्कुल ठीक हो। जबकि दूसरी तरफ हम उस पावर को देखते हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि पूरे थर्ड मेरिडियन में फैल चुकी थी। जिसके बाद हम प्रोटेक्शन रीजन ऑफ फोर्थ मेरिडियन को देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उस पावर को देखकर, क्योंकि वो हर चीज को अब्सॉर्ब कर रही थी, हर एनर्जी को, हर स्पिरिचुअल पावर को। और वो लोग कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है एंसेस्टर जू जल्दी ही वापस आएंगे। जिसके बाद हम शियांगलू क्लैन को देखते हैं, जिसके लोग उस पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बॉस गॉड प्लीज हमें बचा ले। अब 6 मेरिडियन के लोगों को तो ये लगता है उस पावर को देखकर कि उनके गॉड उनसे गुस्सा हो गए हैं और अपने गॉड को वो मनाने की कोशिशों में लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम एक रूम को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की ने एक पेंटिंग बनाई थी और अपने मास्टर को वो पेंटिंग दिखाते हुए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके मास्टर उस पेंटिंग को देखकर उसे क्या बोलेंगे।
लेकिन उसके मास्टर उस पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मानना पड़ेगा, दिन ब दिन तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अभी वो मास्टर ये सारी बातें कर ही रहा था कि वो देखता है कि उसका पूरा मेंशन हिलने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और कुछ ही देर में वो रेड कलर का ओरा वहाँ पर भी पहुँचने लगता है। अब वो मास्टर सोचता है कि कहीं इंसेस्टर शू फिर से यहाँ पर तो नहीं आ गए हैं, और ये सोचते हुए फौरन से वो अपने रूम से बाहर निकल आता है। और हम देखते हैं कि उसके मेंशन को भी पूरी तरह से उस रेड एनर्जी ने घेर लिया था। और फिर हम जॉइंट पेल पवेलियन ऑफ वुयुन पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर वो रेड डोला पहुँचना स्टार्ट हो गया था और सब उसे देखकर परेशान भी थे। अब वहाँ पर हम एक स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मैन थे, और वो एंसेस्टर शू को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे फ्रेंड, अब इमोर्टल रियलम का सारा फ्यूचर तुम पर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद हम तियानलैंड सेक्ट को देखते हैं। वो रेड ओरा वहाँ पर भी पहुँचने लगा था और उस ओरा को देखकर एंसेस्टर शू का एक सीनियर कहता है कि जूनियर, इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, तुम उसे इतना मौका ही क्यों दे रहे हो, उसे फौरन से खत्म कर दो। अब हम मास्टर येंची को देखते हैं जो कि हंसने लगता है, कहता है कि मैंने सारी गॉड पावर को इकट्ठा कर लिया है। और फिर हम एंसेस्टर जू के डिसाइपल्स को भी देखते हैं जिनकी पावर को भी वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो वहाँ पर मिस फ्लोटन की हो रही थी। और मिस फ्लोटन की ऐसी हालत देखकर जुई जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से सब अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लो और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बचाओ। ये सुनते ही सब जल्दी अपनी स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो शील्ड उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। फैंग कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी भी अब्सॉर्ब हो रही है, मैं और ज्यादा शील्ड को बरकरार नहीं रख सकता हूँ। और वो शील्ड खत्म करते हुए जैसे ही एंसेस्टर शू की तरफ देखता है तो वो कहता है कि बॉस, आपकी पावर भी यहाँ पर अब्सॉर्ब की जा रही है। और बर्नी क्रो तो वहाँ पर चौंकते हुए कहता है कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मास्टर की पावर को भी अब्सॉर्ब कर रही है। अब बनी क्रो कहता है कि ये बात तो साफ है कि जिसने भी इस फॉर्मेशन को बनाया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मास्टर यिंची यहाँ पर ये नहीं जानता था कि एंसेस्टर जू तो खुद डिवाइन एनर्जी के बॉस हैं। उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने से एंसेस्टर जू को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यिंची को बहुत नुकसान होने वाला था। और बनी क्रो की ये बात सुनकर निंग यू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। निंग कहती है कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यिंची के अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि ऐसी कोई हिडन फॉर्मेशन वो बना सके, तो फिर आखिर इस फॉर्मेशन को बनाया किसने होगा। अब निंग यू एंसेस्टर यू की तरफ देखने लगी थी क्योंकि वो जानती थी कि एक एंसेस्टर शू ही है जो कि वहाँ पर उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। एंसेस्टर शू उनको बताते हैं कि इस हिडन फॉर्मेशन को मेरे मास्टर ने बनाया था, और वो भी आज से लाखों साल पहले। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी यिंची ने सिर्फ इस फॉर्मेशन की 20% को ही समझा है। इस पर बनी क्रो चौंकते हुए कहता है, ओ तो इस फॉर्मेशन को इमोर्टल मास्टर ने बनाया था। अब लिu यान जो कि सब कुछ गौर से सुन और देख रहा था, वो मास्टर लिंची के इरादों को समझ गया था और अपने साथियों को बताते हुए कहता है कि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को यूज करके 99 गॉड्स की पावर को इकट्ठा करना चाहता है और उस पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना चाहता है ताकि ये पावरफुल हो जाए। और ऐसे इमोर्टल्स जो कि गॉड पावर्स को अब्सॉर्ब करते हैं वो इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। लेकिन ये तो खुद यहाँ पर एक इमोर्टल है, तो अगर इसके पास गॉड पावर लग जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये गॉड बन जाएगा। ये पता नहीं कब से ये प्लान बना रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अब सारे डिसाइपल्स एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि इस मास्टर यिंची को तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन मास्टर यिंची अपने एक ही मूव से उनको रोक देता है। और फैंग कहता है कि हम मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर यिंची कहता है इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई है, सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि पूरी स्पेस ही अब मेरे कंट्रोल में है, यहाँ तक कि तुम भी अब मेरे कंट्रोल में हो। जिस पर वो सारे डिसाइपल्स वहाँ से पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर यिंची ऐसा नहीं होने देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब किसी को धोखा दिया जाता है तो कैसा लगता है। और मास्टर यिंची सारे डिसाइपल्स को कंट्रोल करते हुए एंसेस्टर शू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर फैंग चीखते हुए कहता है, मास्टर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज खुद को बचाएं। और हम देखते हैं कि उस अटैक से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मास्टर यिंची हंसते हुए कहता है कि धोखा खाकर तुम्हें कैसा लगा, और नीचे जमीन पर आ जाता है। यहाँ पर अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। जब एंसेस्टर शूज के पास से गुजरते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 8 गॉड पावर्स हैं, लेकिन एक गॉड पावर तुम्हारे पास अभी भी नहीं है। मास्टर यिंची कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, 9th गॉड पावर को अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ और उससे पहले ही तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और फिर वो मास्टर शू की सारी पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है, जिस पर एंसेस्टर शू कहते हैं कि इसके बाद तुम क्या करोगे। तो सारी पावर को ऑब्जर्व करते हुए मास्टर यिंची कहता है कि मैं एक न्यू रेल्म बनाऊंगा जहां पर मेरे रूल्स होंगे और मेरा राज होगा।
अब एंसेस्टर शू कहते हैं कि तुम्हारी सोच तो अभी तक घटिया है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें एक चांस दूंगा, लेकिन तुम चांस लेना डिजर्व ही नहीं करते हो। अब बनी क्रो भी मास्टर यिनची से कहता है कि बेवकूफ, तुमने सोच भी कैसे लिया था मेरे मास्टर के होते हुए यहाँ पर तुम गॉड बन सकते हो। मेरे मास्टर रियल डोमेन लॉर्ड हैं, जो कि जब चाहें किसी को भी यहाँ पर बना सकते हैं या मिटा सकते हैं। पूरा इमोर्टल लैंड मेरे मास्टर के इशारों पर ही चलता है। गॉड बनने का जो तुम ख्वाब देख रहे हो वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। और ये सुनकर मास्टर यिनची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये मेरा ड्रीम है तो क्या हुआ, तुम सब मेरे फर्टिलाइजर बन गए हो। अब मास्टर शूज को देखते हैं, कहते हैं कि मेरे टीचर को काफी टाइम से तुम फॉलो कर रहे थे, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि वो क्या चाहते थे। और मास्टर शू अपना हाथ उठाते हुए सिर्फ एक हल्का सा अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर यिनची पीछे जाकर गिर जाता है। और फिर मास्टर यिनची एंसेस्टर शू से कहता है कि ये तुमने कैसे किया, तुमने तो किसी स्पिरिचुअल पावर का यूज भी नहीं किया। एंसेस्टर शू उसके पास आते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा बेवकूफी रहोगे, और उसे किक मार के फिर से एक दफा पीछे फेंक देते हैं। और इस एक किक से मास्टर यिनची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। मास्टर यिनची बार बार क्वेश्चन करता है कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर बनी क्रो से आंसर करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर की फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा थी। तब से जब वो 5 साल के थे, उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो किसी मोर्टल से भी फाइट करके उसको हरा सकते थे। और स्पिरिचुअल पावर क्या होती है, इसे तुम्हारे जैसा बेवकूफ कल्टीवेटर कभी भी नहीं समझ सकता है, जिसके इतने नापाक इरादे थे और इतने सालों से इनको पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहा था, लेकिन कर कुछ भी नहीं सका। लेकिन तुम्हें मेहनत खुद नहीं करनी थी, तुम्हें दूसरों की पावर्स को यूज करना था, तो तुम कैसे कामयाब हो सकते थे। तुमने कैसे सोच लिया कि दूसरों की पावर को यूज करते हुए तुम जीत सकते हो। अब एंसेस्टर शू कहते हैं कि मास्टर यिनची, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें यहाँ पर हराने में मजा आएगा, लेकिन तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को समन कर लेते हैं। और एंसेस्टर शू के सारी डिवाइन एनर्जी को देखते हुए मास्टर यिनची परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसने तो सारी डिवाइन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। एंसेस्टर शू ने अपनी उस एनर्जी का यूज करते हुए उसे उस फॉर्मेशन के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी उस फॉर्मेशन में जाती है तो उस फॉर्मेशन का कलर चेंज होने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो हिडन फॉर्मेशन एंसेस्टर शू के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब उसे कंट्रोल करते हुए मास्टर शू यिनची को ऊपर आसमान में देखने के लिए कहते हैं। और मास्टर यिनची जैसे ही आसमान में देखता है तो वो तो शॉक ही हो जाता है। मास्टर यिनची कहता है कि ये तो हेवनली गॉड फॉर्मेशन है, जिसका इस्तेमाल मास्टर यूचियान किया करता था, लेकिन इसका इस्तेमाल ये एंसेस्टर शू कैसे कर पा रहा है। अब मास्टर यिनची चुप कर जाता है, क्योंकि कुछ उसे अंदाजा हो गया था कि एंसेस्टर शू कौन है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।